हमारा ज्योग्राफी का तीसरा इकाई है जल संसाधन। इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। पृथ्वी का 3/4 भाग पर जल से भरा है, परंतु इसका अधिकांश भाग लवणीय है। ऐसे लवणीय जल सागरों, महासागरों एवं झीलों में पाई जाती है, जबकि मीठे जल को सतही अभाव एवं भूमि जल के रूप में जाना जाता है। ये सभी स्रोत जल चक्र क्रिया द्वारा सदैव नवकरणीय एवं पुनर्भर द्वारा अपने आप स्वरूपों में मौजूद होते हैं, अर्थात जल चक्रण एक गतिशील कारक है। पृथ्वी का अधिकांश भाग जल से भरा है, इसी कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विश्व के कुल जल 96.5% महासागरों में लवणीय जल के रूप में तथा 2.5% स्थलीय भाग में मीठे जल के रूप में है। जल जीवन की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। यह जल चार प्रमुख रूपों में पाया जाता है। पहला है महासागरीय जल, और दूसरा है वायुमंडलीय जल, तीसरा सतही जल, चौथा भूमिगत जल। इस दृष्टि से महासागरों में सबसे बड़ा जल संग्रह केंद्र है। सतही एवं भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत वर्षा नदी यानी वर्षा का जिसका 20% भाग वाष्पित होकर वायुमंडल में वापस चला जाता है, जबकि कुछ भाग धरातलीय छिद्रों से रिसकर भूमिगत जल के रूप में जमा हो जाता है। आगे है विश्व स्तर पर जल और स्थल के वितरण के आधार पर दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध एवं उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध कहा जाता है। भारत में जल संसाधन वितरण काफ़ी असामान्य है। यह विश्व को निवासी करने वाले 16% जनसंख्या को विश्व का 4% जल उपलब्ध है। देश में प्रतिवर्ष जल वर्षा से 4000 घन किलोमीटर तथा भूपृष्ठीय जल से 1879 घन किलोमीटर जल उपलब्ध होते हैं। देश की तीन बड़ी नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के कुल भूपृष्ठीय जल 2/3 भाग प्रवाहित होता है। 1947 ईस्वी में देश की जल भंडार क्षमता मात्र 18 अरब घन मीटर से आज 174 अरब घन मीटर हो गया है। इनमें से मात्र 690 अरब घन मीटर जल का उपयोग हो पाता है, जो कि कुल भारत जल का 32%। गंगा नदी की द्रोणी में उपयोग योग्य जल भंडारण की क्षमता सर्वाधिक है। दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र नदी का सर्वाधिक वार्षिक जल प्रवाह होते हुए भी उपयोग योग्य जल भंडार की क्षमता काफ़ी कम है, जबकि उपयोग योग्य जल भंडार की क्षमता के अनुपात में दृष्टि से नदी का स्थान प्रथम है। इस नदी में जल भंडार करने की क्षमता 97% है। भारत के उत्तरी मैदान भाग में पंजाब से ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी तक सर्वाधिक भूमिगत जल पाया जाता है, जो कि देश का 42% है। देश की उपलब्धता की कुल भूमिगत जल 444 अरब घन मीटर का 19% भाग सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। आगे है 1951 ईस्वी में देश के प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 5177 घन किलोमीटर से घटकर 2001 ईस्वी में 1829 घन मीटर, जो कि 2025 तक लगभग 1342 घन मीटर हो जाने की आशंका है। यह परिस्थिति वास्तव में जल संकट की ओर इंगित करता है। जल का मानवीय जीवन में काफ़ी उपयोग है। एक अध्ययन के अनुसार जीवों के 65% तथा पौधों में 65 से 99% जल का आशा होता है। आगे है जल के कई उपयोग है, जैसे कि पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, स्वच्छता तथा कई अन्य कार्य
के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। कई व्यावसायिक स्तर पर कार्य भी जल पर ही निर्भर करते हैं। यही नहीं, देश के आर्थिक विकास में भी जल का उल्लेखनीय योगदान है। इसी संदर्भ में नदी घाटी परियोजना के विकास पर बल दिया गया है, जिनमें कई योजनाएं बहुउद्देशीय है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पौधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। इन परियोजनाओं में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, नगरीकरण तथा औद्योगिकीकरण के समन्वित विकास को बल मिलेगा। देश में इसे हम परिप्रेक्ष्य में कई नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया है, जिसमें भाखड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, स्वर्णरेखा एवं सोन परियोजना प्रमुख है। लेकिन पिछले कुछ वर्ष से इन परियोजनाओं का विरोध किया जा रहा है। ऐसी परियोजनाएं में नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा टिहरी बांध आंदोलन उल्लेखनीय है। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है, जो कि स्थलीय लोगों को पर्यावरणीय तथा अन्य लोगों को सरदार सरोवर बांधों के विरोध के लिए प्रेरित कर एकजुट होने का प्रयास करता है। वास्तव में बांध नियंत्रण का उद्देश्य से बनाई गई है। योजनाओं के अंतर्गत जलाशय के तलछट जमा होने से बाढ़ की स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। यही कारण है कि ऐसी परियोजनाओं का विरोध किया जा रहा है। कहीं कहीं भूमि निजीकरण का समस्या और भूकंप की आशंका भी बढ़ने लगी है। आगे है, स्वीडन के फ्लॉगनर मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्तियों के प्रतिदिन 1000 घन किलोमीटर जल की जरूरत होती है। इससे कि काम जल उपलब्धता, जल संकट का द्योतक है और वर्तमान समय में पूरे विश्व के साथ साथ ही भारत भी जल संकट से जूझ रहा है। तीव्र गति से बढ़ रही जनसंख्या के कारण जल की मांग में भी वृद्धि आई है, जिसके कारण इसका अंधाधुंध दुरुपयोग एवं अतिशोषण हुआ है। साथ साथ ही जल प्रदूषण की भी समस्या आज है हमारे सामने। बिहार एवं पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के कुछ भागों में अतिदोहन के कारण जल से आर्सेनिक की मात्रा, राजस्थान एवं महाराष्ट्र में क्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि जल का संरक्षण एवं उचित प्रबंधन किया जाए। जल संरक्षण एवं प्रबंधन की दिशा में भारत सरकार ने 1987 में राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की, जिसे हम संशोधित कर 2002 में पेश किया गया है। इसके कुछ प्रमुख लक्ष्य हैं, जैसे कि जल के निरंतरता उपलब्धता को बनाए रखना, जलों को प्रदूषित होने से रोकना और प्रदूषण जल को स्वच्छ कर पुनः उपयोग करना। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन के द्वारा भूमिगत जल को पुनः पूर्ति पर बल दिया है। जल संभर प्रबंधन भी इसी दिशा के कारण विकास कारक सिद्ध हो सकता है। इसके अलावा ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारे जैसे तकनीकों का विकास करके भी इस दिशा में अधिक से अधिक लाभ लिया जा सकता है। आगे जल संरक्षण की दिशा में वर्षा जल संग्रह एवं उनका पुनः चक्रण काफी कारगर सिद्ध हुआ है। प्राचीन काल में भी कई उत्कृष्ट जल संग्रह ढांचा का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कि प्राचीन काल की कई उत्कृष्ट जल संग्रह ढांचा निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कि टैंक, गुल अथवा कुल खरीद जो
इत्यादि उल्लेखनीय है। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के द्वारा जल उपलब्धता में जलक्रांतता की समस्या एवं भूमि निम्नीकरण की समस्या सामने आने लगी है। आगे जल संरक्षण की दिशा में कर्नाटक राज्य में मैसूर जिले की स्थिति गंडयूर गांव के सभी 200 घरों में 36 वर्ष जल संग्रह की व्यवस्था की गई है। इसी तरह तमिलनाडु एकमात्र राज्य है जहां इसे कानून के रूप में दिया गया है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत बिहार गंडक कोसी एवं सोन परियोजनाएं महत्वपूर्ण है। सोन परियोजनाएं का विकास 1874 ईस्वी में किया गया है। इसके अंतर्गत 130 किलोमीटर लंबी नहर निकाली गई है। कुल मिलाकर इस परियोजना में 3 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है और 1968 ईस्वी में टेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर इंदिरापुरी बरन बनाया गया है। सोन का यह सूखाग्रस्त क्षेत्र चावल का कटोरा बन चुका है। आगे इसका क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बृहद क्षेत्र में जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो इसका हो जाएगा 96.6%। देशों के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो इसका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चौथा क्वेश्चन है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो इसका 65%। अब बिहार में अति जल शोषण से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ने लगा है? तो आर्सेनिक का। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं? जब किसी परियोजना के विकास के उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन परियोजना के साथ साथ कई अन्य उद्देश्य होते हैं, तब उन्हें परियोजनाओं को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। दूसरा है हमारा जल संसाधन के क्या क्या उपयोग है? लिखे। जल संसाधन एक नवीकरणीय संसाधन है जिसकी विविध उपयोग है, जैसे कि पेयजल हेतु आवश्यक, घरेलू कार्य की जरूरत, सिंचाई उपयोग, उद्योगों के लिए आवश्यक, स्वच्छता हेतु, अग्निशामक हेतु एवं मलमूत्र विसर्जन हेतु आवश्यक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है? तो एक से अधिक राज्यों से होकर बहने वाली बड़ी नदियों पर जब स्रोत के निकट ऊपरी भाग में बांध बना दिया जाता है तब शेष राज्यों की नदी घाटियों में जल का अभाव हो जाता है जिससे कि जल संकट उत्पन्न होती है। यही अंतर्राज्यीय जल विवाद का मूल कारण है। चौथा हमारा क्वेश्चन है जल संकट क्या है? तो इसका उत्तर होगा स्वीडिश वैज्ञानिक फल्कन मार्क के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। जब उसे इस मात्रा से कम जल मिलने लगता है तब इसे जल संकट कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा भारत की नदियों को प्रदूषण के कारणों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा भारत की नदियों के प्रदूषण के प्रमुख कारण है, जैसे कि निकटवर्ती शहरों के नगरीय कूड़े कचरे को नदी में गिराया जाना और नगरीय जल को बिना स्वच्छ किए नदी में गिराना। तीसरा हमारा नदियों के किनारे वैसे औद्योगिक कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट एवं रसायनों को नदी में बहाना। चौथा है मृदा जीव को नदियों में फेंक देना। और पांचवा हमारा है कृषि में प्रयुक्त कीटनाशकों, रसायनों एवं उर्वरकों का जल के साथ बहाकर नदी में मिल जाना।
हमारा आगे है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। उसका पहला क्वेश्चन है, जल संरक्षण क्या है, इसके लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। इसका उत्तर होगा, वर्तमान समय में जल संकट दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रही है। उपलब्धता जल न केवल सीमित है बल्कि इसका अधिकांश हिस्सा प्रदूषित भी है, जो कि कई बीमारियों के कारण भी बनता जा रहा है। अंततः जल की उपलब्धता को बनाए रखने, उसे प्रदूषित होने से बचाना तथा प्रदूषित जल को स्वच्छ कर पुनः उपयोग लायक बनाना एवं वर्षा जल को संग्रहित करना ही जल संरक्षण है। आगे है, जल संरक्षण का उद्देश्य स्वस्थ जीवन खनन, सुरक्षा एवं उत्पादन क्रियाओं के लिए सुनिश्चित करना। भारत सरकार ने जल संकट निवारण हेतु 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति तैयार की, जिससे कि 2002 में संशोधित कर राष्ट्रीय जल नीति 2002 नाम दिया गया। जल संरक्षण के कारण 3 प्रमुख उपाय किए जा रहे हैं। पहला है भूमिगत जल संरक्षण को बनाए रखना। भूमिगत जल को नलकूपों, कुओं, गांवों, शहरों और खेतों में जल का स्रोत है। इसके स्तर को बनाए रखने तथा बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण, वेटलैंड संरक्षण, वर्षा जल संचयन एवं खुली जगह या गैर कंक्रीट जगह को छोड़ना आवश्यक है। अगला है जल संभार प्रबंधन। किसी एक सहायक नदी की द्रोणी जल संभार कहा जाता है। इसका प्रबंधन हेतु नदी द्रोणी क्षेत्र का उद्यान, कृषि वृक्षारोपण कार्य किया जाना चाहिए। अगला तकनीकी उपाय। तकनीक उपायों के अंतर्गत वैज्ञानिक आधुनिक उपायों को अमल में लाने की जरूरत है। ऐसे उपयोग में ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारा व्यवस्था, सीढ़ीनुमा खेती, प्रदूषित जल को पुनः उपयोग लायक बनाना एवं शहरी माल जल में वैज्ञानिक तरीकों द्वारा पुनः उपयोग लायक बनाना। आगे है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, वर्षा जल का मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण एवं पुनर्चक्रण की विधियों का उल्लेख करें। तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी पर उपलब्ध सागरीय जल लवणीय है, जिसका सामान्य या दैनंदिन जीवन में उपयोग नहीं है तथा आंतरिक भागों में उपलब्ध जल का विवरण काफी असामान्य है। ऐसी स्थितियों में वर्षा जल मानव जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी है, जो कि भूमिगत जल स्तर को बनाए रखने एवं नदी तालाबों के जल स्तर को बनाए रखने एवं वर्षा आधारित कृषि के लिए अति आवश्यक है। वर्तमान एवं भविष्य में जल संकट की स्थिति से निपटने तथा वर्षा जल को बेकार बह जाने को कम करना तथा भूमिगत जल स्तर को ऊंची उठाना ही वर्षा जल संग्रहण का मुख्य उद्देश्य है। इसका संग्रहण एवं पुनर्चक्रण की कई विधियां हैं प्रचलित है, जिससे कि प्रचलित एवं आधुनिक विधियों में वर्गीकृत किया जाता है। प्राचीन विधियों के अंतर्गत खादिन, जोहर, गुलकुल जैसे विधियां शामिल है, जबकि आधुनिक समय में छत वर्षा जल संग्रहण की तकनीक काफ़ी प्रचलित है। इसके अंतर्गत छत पर संग्रहित वर्षा जल को एक पाइप के सहारे नीचे बने टैंक या संग्रहण स्थानों तक पहुंचा दिया जाता है। फिर उस पानी का उपयोग किया जाता है और बड़े बड़े शहरों में उपयोग किए जा चुके हैं पानी को एवं बड़े ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाता है। यही है कि गंदा पानी वैज्ञानिक विधि से साफ किया जाता है और पुनः उपयोग के लायक बना दिया जाता है। इससे पानी का पुनः चक्रण हो जाता है।